नाज़रीन, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि अमेरिका ईरानी ड्रोन की रेवरेंस इंजीनियरिंग करके अपना ड्रोन बनाएगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। मशरिक़ वुस्ता में तैनात अमरीकी ड्रोन बटालियन में शामिल खुदकुश लोकास ड्रोन ईरानी खुदकुश ड्रोन शाहीद की कॉपी है। इस पर हम अपने माहिरीन से पूछेंगे कि ईरानी ड्रोन में ऐसा क्या है जिसको कॉपी करने पर अमरीका मजबूर हो गया। लेकिन उससे पहले तुर्की में होने वाली एक अहम पेशरफ्त का तज़किरा भी ज़रूरी है। ये पेशरफ्त तुर्की के बगैर ड्रोन फाइटर जेट की कामयाब जंगी मश्क से मुतालिक है। 30 नवंबर को तुर्की ने बगैर पायलट फाइटर ड्रोन से अपने टारगेट का कामयाब निशाना बांधकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये ऐलान था कि दुनिया का पहला बगैर पायलट ड्रोन फाइटर जेट हमले के लिए तैयार है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की दिफाई प्रोडक्ट्स मशरिक में एक नए दिफाई पावर की ज़हूर की अलामत बन रहे हैं। ये तरक्की मुस्लिम दुनिया के लिए यकीनन काबिल फ़ख्र है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ईरानी ड्रोन की अमेरिका ने रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, शहीद की कॉपी लुकास तैयार कर लिया। क्या देखा अमेरिका ने ईरानी खुदकुश ड्रोन में जो इसको कॉपी किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये अमेरिका इसकी कॉपी कर रहा है। ऑल दो सिमिलरिटीज़ हैं। ये ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये यूनिवर्सल है बुनियादी तौर पर, और ड्रोन की अमेरिका के बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं। और ये ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी इंटेंस, बहुत सारी कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। अमेरिका की अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और आज की नहीं है। 20-25 साल पहले भी जब वो अफगानिस्तान पर भी ड्रोन हमले किया करते थे तो वो कहते थे। सिमिलरिटी होना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं इत्तेफाक करूंगा कि कोई ईरान ने ऐसी चीज़ बनाई थी जिसको उन्होंने कॉपी किया। लेकिन जाहिर है इन्वेंशन एक ऐसी चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो भी ज़्यादा बेहतर कर पाता है दुनिया फिर उसको ज़ाहिर फोकस करती है और अपनी तरफ इनकॉर्पोरेट करना चाहती है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हो, या कोई एयर डिफेंस वेपन्स हो। तो जहाँ से भी होती है ये दुनिया एक रेस है बुनियादी तौर पर। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अपग्रेड करते रहते हैं, अमेरिका खुद भी अपग्रेड करता रहता है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका कोई ऐसी ज़रूरत है कि उसको टेक्नोलॉजी ईरान की कोई कॉपी करने की कोशिश, स्टडी ज़रूर करते हैं अगर उनको कोई ड्रोन हाथ में लगे कि क्या करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी ईरान यूज़ कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है कोई स्पेशलाइज्ड। लेकिन ऐसा नहीं मैं मान रहा कि कोई ऐसी वर्जन है जो ईरान के पास है और अमेरिका के पास नहीं है और वो उसको इम्प्रूव करना चाहें अपने आप को। खालिद साहब, तुर्की के UVS फाइटर जेट की कामयाब अटैकिंग एक्सरसाइज के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसने इसे दुनिया का पहला ड्रोन फाइटर जेट बना दिया है। क्या मुस्तकबिल में बगैर पायलट फाइटर जेट्स की जगह ले सकते हैं? देखिए, दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। जो अनमैन्ड होता है उसकी अपनी एडवांटेजेस हैं, जो मैन्ड होता है उसकी अपनी होती हैं। मैं पहले अनमैन्ड की कर देता हूँ। बुनियादी तौर पर जो अनमैन्ड होता है ये जहाज़ का रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन ये लिमिटेड वेपन कैरी करता है और इसकी एडवांटेज ये होती है कि इसको ज़मीन पर बैठ कर कंट्रोल करता है, कंट्रोलर पायलट ही होता है। ये कई घंटे यानी 20, 30, 40 डिपेंड करता है, इसकी इंड्योरेंस है, हवा में उड़ता रहता है। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होता है कि फ्यूल बहुत कम खाता है। इसके आमतौर पर प्रोपेलर पंखे वाले जहाज़ इंजन लगे होते हैं इस जहाज़ में, और ये इतनी ऊंचा उड़ता है कि ज़मीन पर अगर आप सर्विलेंस कर रहे हो या ट्रैकिंग कर रहे हो, दुश्मन का पता कर रहे हो या हमला करने वाले हो, नीचे ज़मीन पर जो टारगेट होता है उसको खबर नहीं होती। फाइटर जेट का एक देखिए 2-3 चीज़ें डिफरेंट है। फाइटर जेट का एक फाइटर पायलट उड़ाता है, ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से उसकी लिमिट होती है कि 2 या 3 या 4 घंटे में उसने लैंड करना होता है, तो उसमें फटीग एलिमेंट आ जाता है, फ्यूल कंजम्पशन बहुत है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, फाइटर जेट का इंजन बड़ा पावरफुल होता है तो उसका नॉइज़ बड़ा क्रिएट होता है, तो ज़मीन पर जो भी आपका विक्टिम होता है या टारगेट होता है उसको खबर हो जाती है कि फाइटर जहाज़ आ रहा है। तो वो इंफॉर्मेशन बोर्ड होने की वजह से, बेहतर इन्फॉर्म होने की वजह से वो अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स ले लेते हैं। जबकि ड्रोन जो आपने कहा वो उसका नहीं पता लगता, वो साइलेंट अटैकर होता है बुनियादी तौर पर। जब हमला करता है तो फिर पता लगता है। आपके इस सवाल पर कि ये आने वाले वक्तों में रिप्लेस कर देगा, मेरा नहीं ख्याल रिप्लेस करेगा, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट हर जगह चाहिए होता है। देखिए क्यों चाहिए होता है। कॉम्बैट और डॉग फाइट अभी तक सिर्फ फाइटर पायलट जो होते हैं, जहाज मैंड होते हैं, वो करते हैं। डिसीजन मेकिंग लास्ट मिनट फाइटर पायलट खुद ले सकता है। सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो ड्रोन की अपनी नहीं होती, वो ज़मीन से करनी पड़ती है। और जो हवा में होता है, वह पायलट उड़ रहा, उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। वो ऑन स्पॉट फैसला कर सकता है, वो बाज़ दफ़ा प्रायोरिटाइज कर सकता है, डिपेंड करता है इस टारगेट को मारना है या उस टारगेट को मारना है। वो ये भी फैसला कर सकता है कि मैंने इंगेज अपने फेवरेबल टर्म पे रहना है कि नहीं रहना, और अगर अनफेवरेबल सिचुएशन है तो मैंने एग्जिट कैसे करना है। तो बहुत सारी थिंकिंग डिसीजंस होते हैं, उसमें अंदर फाइटर पायलट चाहिए होता है। तो आने वाले वक्तों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ड्रोन। अनमैन्ड एरियल व्हीकल बिल्कुल करेगा, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा। अभी हिंदुस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मई में, हमने बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया था ड्रोन्स को,
लॉइटरिंग म्यूनिशंस को, और ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये सपोर्ट एलिमेंट में होते हैं, ये डिसीव करते हैं, ये फ्रीक्वेंसीज पिक कर लेते हैं, दुश्मन को कंफ्यूज करने में मदद देते हैं। स्टैंड अलोन अगर पूरी जंग ऐसा लड़ी जाए तो मेरा नहीं ख्याल फोर्सिएबल फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी कैपेबिलिटी आ रही है जिसके अंदर ये कंप्लीटली फाइटर जहाज़ों को रिप्लेस कर देगा। वैल्यू ऐड जरूर करेगा, इंटीग्रेटेड जरूर करेगा, एज अ स्काउट जरूर करेगा, लीड भी करेगा, फॉलो अप भी करेगा, डिसेप्शन भी करेगा, बहुत सारे काम करेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक एज अ रिप्लेसमेंट आ गया ये। अच्छा सर, क्या तुर्की का बगैर पायलट फाइटर जेट और दीगर दिफाई पैदावारी मंसूबों की वजह से तुर्की बरतानिया और फ्रांस को टफ टाइम दे रहा है? मुस्तकबिल में क्या यूरोप की क़यादत तुर्की के हाथ आ सकती है? मेरा नहीं ख्याल। तुर्किया मैंने खुद कोर्स किया हुआ है, 2003-04 में मैंने टर्की में आर्म फोर्सेस वॉर कोर्स किया था, टर्किश लैंग्वेज में किया था। मैं उस साल तकरीबन इस बात को कितने साल गुजर गए आप सोचिए, को 22-23 साल गुजर गए। उस वक्त भी सोचा था और लोग कहते थे कि तुर्की जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने जा रहा है, और मेरा उस वक्त भी ख्याल था कि ये नहीं बनने देंगे, और आज 22-23 साल बाद भी वो अभी तक नहीं बना यूरोपियन यूनियन का हिस्सा। मुसलमान मुल्क है, डायनामिक है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, उसकी नो हाउ बहुत ज़्यादा है, और जाहिर है नेशनलिस्ट लोग हैं उसके कौम। तो ऐसे लोगों को मेरा नहीं ख्याल ये ऐसी कौम को लोग आने देते हैं। लीडरशिप डेफिनेटली उसके पास बहुत लीडरशिप मुसलमान मुल्कों में, चंद मुल्क लीडिंग मुल्कों में से पाकिस्तान बशमूल वो बहुत ज़्यादा लीड है उसकी टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट में, स्पेशली ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल में बहुत लीड है। फाइटर जहाज़ वो बनाने की कोशिश कर रहा है, कान फाइनलाइजेशन स्टेज पर है। तो बहुत सारी जगहों में F-16 की उसके बाद फैक्ट्री पहली दफ़ा अमेरिका ने मुसलमान मुल्क किसी में अगर लगाई है तो वो तुर्की में लगाई थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ईरान के मुकाबले में तुर्की कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस है मुसलमान मुल्कों में, पाकिस्तान के करीब करीब है। लेकिन लीडरशिप अगर आप यूरोपियन यूनियन की कहते हैं तो वो यूरोप इतनी आसानी से नहीं देते। यूरोपियन यूनियन बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग मुल्क शामिल है, फ्रांस है, जर्मनी है, बहुत सारे और मुल्क हैं जिनकी लीड है। लेकिन तुर्की जो कुछ कर रहा है वो काबिल तहसीन है और शाबाश के काबिल हैं कि जितनी वो इंडिपेंडेंस रिसोर्सेज ना होने के बावजूद, हालांकि अमेरिकन इस तरह खुल के उनको असला और वेपन्स एक्सेस टेक्नोलॉजी का नहीं देते, लेकिन अब इतना ज़्यादा उन्होंने सेल्फ रिलायंस इतनी ज़्यादा कर रही है डेवलप के वो काबिल तारीफ हैं लोग इस वक्त। अच्छा, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की डिफेंस प्रोडक्शन तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। क्या ये ग्रोथ मुस्लिम दुनिया को एक ताकतवर ब्लॉक की सूरत पेश कर रही है, और क्या फ़ौजी ताकत मुस्लिम ब्लॉक के मुतालिबात को तकवीत देगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि तुर्की के ताल्लुकात ओवरऑल मुसलमान मुल्कों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ मुल्कों का कंफर्ट लेवल वो नहीं है तुर्की के साथ जो पाकिस्तान का है। मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बता देता हूँ कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की इज्जत है। मैं जब 2003-04 में उधर था, टर्किश लैंग्वेज में उनके साथ बोल लेता था, तो वहाँ पे जो टर्क ऑफिसर होते थे वो मेरे से बात करते हुए, अगर हम 8-10 ऑफिसर्स खड़े हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, कोई जर्मन खड़ा है, कोई मलेशिया खड़ा है, कोई और मुल्कों के खड़े, और मैं भी खड़ा हूँ, तो सबके सामने उनको कहते थे कि आप सब दोस्त हैं और ये भाई है। यानी मुझे कहते थे कि ये भाई है, पाकिस्तानी होने की वजह से भाई है। तो इतनी मोहब्बत हमारे साथ करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह का कई मुल्कों में सस्पिशन है तुर्की के अपने, ज़ाहिर है तुर्की की अपनी नेशनल इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं, उन्होंने अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से करना है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली उनके पास बहुत एज है। बहुत सारे अगर मुल्क कोलैबोरेट करके, तुर्की, पाकिस्तान और ये जो हम एडवांस हैं मुल्क, उनके साथ कोलैबोरेट करके अगर हम पाकिस्तान और तुर्की और इस तरह के मुल्क मिलकर एक कोई ऐसा कम्युनिटी या ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन आप बना लें, खास तौर पर एक अलायंस बना लें जिसके अंदर आप मिलिट्री हार्डवेयर जॉइंटली डेवलप करें, वो बहुत अच्छा पेशखैमा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट है दूसरे मुल्कों की अपने साथ, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, चाइना के साथ, शायद ये मुल्क जो बड़े हैं जिनकी मोनोपोली है वेपन्स पर, वो शायद पसंद ना करें या वो मटीरियलाइज इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को ना होने दें, क्योंकि ये जॉइंटनेस उनके लिए खतरा बन जाती है।